लेट अस लुक एट द डेंगी, द ब्रेकबोन फीवर। ये कॉज किया जाता है बाय द फ्लेवी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय द एडिस मेस्किटो, एडिस इजिप्टाई। डे टाइम बाइटिंग करता है ये। इट ब्रीड्स इन द स्टैगनेंट वाटर, कलेक्शन ऑफ द वाटर इन कंटेनर्स, वाटर वेस्ट, एयर कूलर्स एंड टायर डंप्स। WHO क्लासिफिकेशन देखते हैं डेंगी इन्फेक्शन का। इसके अकॉर्डिंग ग्रेड किया गया है डेंगी फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। डेंगी हेमरेजिक फीवर 3 and 4 आर डेंगी शॉक सिंड्रोम, DSS, डेंगी शॉक सिंड्रोम। सो डेंगी फीवर मीन्स साइंस एंड सिम्टम्स होंगे फीवर विथ 2 ऑफ द फॉलोइंग। हेडेक होगा या तो रेट्रोऑर्बिटल पेन, मायल्जिया, आर्थराल्जिया, रैश, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, नो एविडेंस ऑफ द प्लाज्मा लीकेज। एंड लैब फाइंडिंग्स में ल्यूकोपेनिया होगा, WBC लेस देन 5000, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, प्लेटलेट काउंट लेस देन 1,50,000, राइजिंग हेमाटोक्रिट होगा 5 to 10%, नो एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लॉस। वही डेंगी हेमोरेजिक फीवर 1 में फीवर एंड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन होंगे एंड एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज होगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा लेस देन 1 लाख एंड हेमाटोक्रिट राइज होगा मोर देन 20%। ये सेम होगा डेंगी हेमोरेजिक फीवर में। ग्रेड 2 में ग्रेड 1 प्लस स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी। ग्रेड 3 में ग्रेड 1, 2 प्लस सर्कुलेटरी फेलियर होगा, यानी वीक पल्स, नैरो पल्स प्रेशर, हाइपोटेंशन, रेस्टलेसनेस होगा। ग्रेड 4 में ग्रेड 3 प्लस प्रोफाउंड शॉक होगा विथ अनडिटेक्टेबल BPN प्लस पल्स। Now let us look at the pathogenesis of the severe dengue. So because of infection there will be activation of the monocytes and T cells. So ये जो infected monocyte T cells and complement and cytokines, this will cause dysfunction of the endothelial cells that will lead to the plasma leakage. Also there will be thrombocytopenia and platelet dysfunction or disseminated intravascular coagulation due to increased destruction or consumption of the platelets that will lead to the bleeding. This is the pathogenesis. Clinical feature में देखेंगे वाइड स्पेक्ट्रम होता है clinical features में, asymptomatic भी हो सकता है। Phases of dengue होता है, incubation period के बाद begin करता है abruptly into the 3 phases, febrile, critical and recovery। पहले देखते हैं febrile phase। इसमें होता है abrupt onset of the high grade fever जो आता है for 2 to 7 days एंड फीवर इज सैडल बैक। सैडल बैक फीवर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंगू, मतलब तो जब फीवर आता है इट विल सबसाइड एंड अदर सिम्टम्स डिसअपियर अप टू 3 to 4 days। रिमिशन रहता है फॉर 2 days एंड बाद में फीवर रिटर्न आता है अलॉन्ग विद द अदर सिम्टम्स, बट दिस टाइम इट इज माइल्डर। Other symptoms are facial flushing, skin erythema, generalized body ache, it is called as Brakeman fever, myalgia, arthralgia, malaise, headache, retroorbital pain जो वर्सन होता है on the eye movement, severe बैक एक होगा, it is prominent symptom, anorexia, nausea and vomiting। माइल्ड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन होंगे जैसे कि पेटी के म्यूकोजल मेम्ब्रेन ब्लीडिंग। लिवर विल बी टेंडर एंड इनलार्ज। लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में देखेंगे तो देर विल बी डिक्रीज इन द टोटल WBC काउंट। टॉर्निकेट टेस्ट आएगा, हेस्ट टेस्ट आएगा, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल शो 20 और मोर पेटिके। तो इसमें अपन क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाला फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म में सर्कल बनाते हैं और फिर बाद में BP का जो कव होता है उसको टाई करते हैं और उसको 80 mm HG पे रखते हैं फॉर 5 minutes, बाद में रिलीज करते हैं और वी मेजर द पेटिके। 5 से 10 इज नॉर्मल, इसमें 20 से ज़्यादा आते हैं। क्रिटिकल फेज देखेंगे अराउंड द टाइम ऑफ फॉलिंग दैट इज डिफरेंसेस ऑफ द फीवर, देर इज इंक्रीज इन द कैपिलरी परमेबिलिटी अलॉन्ग विद द इंक्रीज हेमाटोक्रिट लेवल्स। तो इसके वजह से क्या होगा, देर विल बी प्लाज्मा लीकेज। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लाज्मा लीकेज आर प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, असाइटिस होगा, शॉक में जाएगा पेशेंट, बॉडी टेम्परेचर विल बी सब नॉर्मल और ऑर्गन इम्पेयरमेंट होगी। देर विल बी प्रोग्रेसिव ऑर्गन इम्पेयरमेंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा एंड DIC होगा। नॉन सीवियर डेंगू भी हो सकता है कुछ पेशेंट में, यानी पेशेंट हु इंप्रूव आफ्टर डिफरेंसेस आर सेड टू हैव नॉन सीवियर डेंगू। और कुछ में हो सकता है डेंगू विद द वार्निंग साइंस। सो लेट अस लुक एट द वार्निंग साइंस ऑफ द डेंगू। These are abdominal pain or tenderness, persistent vomiting, clinical fluid accumulation, mucosal bleed, lethargy, restlessness, liver enlargement more than 2 cm और लैब फाइंडिंग में देखेंगे इंक्रीज इन द हेमाटोक्रिट जो कंकरेंट होता है विद द रैपिड डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। तो आपने देखा कुछ में हो सकता है सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू यानी 1 or more ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट होना चाहिए। पहला है प्लाज्मा लीकेज दैट मे लीड टू द शॉक एंड और फ्लूइड अकोमुलेशन विथ और विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दूसरा है सीवियर ब्लीडिंग होनी चाहिए। तीसरा सीवियर ऑर्गन इम्पेयरमेंट होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये टाइम ऑफ ऑकरेंस होता है एट द अराउंड ऑफ डिफरेंसेस यानी डे 4 और 5 of the illness. It is preceded by the warning signs. Mechanism of देखे progression होगा of the increased vascular permeability due to endothelial dysfunction leading to the worsening of the hypovolemia and results in the shock. Consequences देखे major bleeding होंगी, there will be profound shock, hypotension, thrombocytopenia, hypoxia, acidosis and multiple organ failure. Advanced disseminated intravascular coagulation होगा। फिर अगर पेशेंट सर्वाइव करता है 24 to 48 आवर्स ऑफ क्रिटिकल फेज तो ये जाता है इन द रिकवरी फेज। इसमें होती है ग्रेजुअल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड।
तो इंप्रूवमेंट होती है इन द जनरल वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट, रिटर्न होता है एपेटाइट और अदर फीचर्स पाए जा सकते हैं कुछ जैसे कि रैश होगा, आइसेस ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। जनरलाइज प्रोराइटिस हो सकता है। फाइंडिंग्स में देखेंगे तो ब्रैडिकार्डिया दिखेगा, हेमाटोक्रिट स्टेबलाइज होने लगता है, WBC एंड प्लेटलेट काउंट बिगिन टू राइज। कॉन्सिक्वेंसेज देख सकते हैं कुछ ऑफ एक्सेसिव इंट्रावेनस फ्लूइड जो अपन पेशेंट को देते हैं, इट कैन लीड टू मैसिव प्लूरल इफ्यूजन दैट लीड टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, असाइटिस हो सकता है। तो ये तो थे क्लिनिकल फीचर। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डेंगी हिमोरेजिक फीवर होगा, DIC हो सकता है, हिमोरेजिक हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस हो सकता है, डेंगी शॉक सिंड्रोम, पॉलीसिरोसाइटिस, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, सेरेब्रल हेमोरेज और एडिमा, क्रैनियल नर्व पाल्सिस, रैप्डोमाइलिसिस, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हेपेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस, मायोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, जो हो सकते हैं सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। GB सिंड्रोम, कॉर्टिकल वेनस थ्रोम्बोसिस, पेरिकार्डाइटिस, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट ब्लॉक, मायोकार्डियोपैथी एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन बाद में भी देख लेना। सो डेंगू का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ब्लड लेंगे, इसमें देखेंगे तो इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन आएगा एंड हेमाटोक्रिट बढ़ा हुआ आएगा, ल्यूकोपेनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, रेज लिवर इंजाइम्स होंगे। आइसोलेशन करेंगे डेंगू वायरस का फ्रॉम द ब्लड बाय द टिश्यू कल्चर। डिटेक्शन कर सकते हैं डेंगू वायरस RNA का बाय RT-PCR, और डिटेक्शन करते हैं सीरम NS1 एंटीजन का बाय LSI, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक लेकिन सेंसिटिविटी कम है। डिटेक्शन कर सकते हैं वायरस स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज़ का, एंड इन सीवियर डेंगू चेस्ट रेडियोग्राफ देख सकते हैं फॉर प्लूरल इफ्यूजन, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं एब्डोमेन का फॉर असाइटिस। तो मैनेजमेंट देखते हैं, स्टेप वाइज अप्रोच होता है टू द मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू। तो इनमें 3 स्टेप है। ओवरऑल असेसमेंट करेंगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में डायग्नोसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे ऑफ द डिसीज फेस एंड सेवेरिटी, और तीसरे में मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में भी डिसीजन डिपेंड करता है ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड अदर सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें ग्रुप बनाए गए पेशेंट के, ग्रुप ABC, A को घर भेज दिया जाता है, B को रिफर किया जाता है फॉर रिफर्ड फॉर इन पेशेंट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और तीसरे को रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड अर्जेंट रेफरल। तो स्टेप 1 में ओवरऑल असेसमेंट किया जाता है बाय द हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री में अपन पूछेंगे कि डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर, असेसमेंट ऑफ वार्निंग साइंस, चेंज इन मेंटल स्टेटस, यूरिन आउटपुट। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेंटल स्टेट देखेंगे, हाइड्रेशन स्टेटस देखेंगे, हेमोडायनेमिक स्टेटस देखेंगे, एब्डोमिनल टेंडरनेस, रैश एंड टॉर्निकेट टेस्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में CBC करेंगे, हेमाटोक्रिट, WBC, प्लेटलेट काउंट, LFT एंड फिर उसके ऊपर से अपन असेस करेंगे कि ये कौन सा डिसीज का कौन सा फेस है, सेवेरिटी कितनी है, उसके ऊपर से अपन मैनेजमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट करेंगे ग्रुप ए पेशेंट का, दिस कैन बी मैनेज एट होम। तो क्राइटेरिया कौन सा है कि टॉलरेट करना चाहिए एडिक्वेट वॉल्यूम्स ऑफ द ओरल फ्लूइड्स एंड यूरिन को पास करना चाहिए एटलीस्ट एवरी 6 आवर्ली, एंड दिस पेशेंट डू नॉट हैव वार्निंग साइंस। इनको ग्रुप ए में रखा गया है। स्ट्रैटेजी है डेली रिव्यू करेंगे पेशेंट फॉर डिसीज प्रोग्रेशन। ट्रीटमेंट प्लान होता है फ्लूइड इंटेक देंगे, ORS, फ्रूट जूसेस। कंट्रोल ऑफ फीवर के लिए पैरासीटामोल, टेपिड स्पॉन्जिंग। अवॉइड करेंगे NSAIDs को और एस्पिरिन्स को। टू बी ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली अगर क्लिनिकल इंप्रूवमेंट नहीं होती है और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आ जाता है। तो ट्रीटमेंट करेंगे अब ग्रुप बी पेशेंट का। ग्रुप बी पेशेंट में वो आते हैं जिनमें वार्निंग साइंस होते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है जैसे कि प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, ओल्ड एज, डायबिटीज़, रीनल फेलियर एट्सेट्रा, और कोई सोशल सर्कमस्टेंसेज जैसे कि अकेले रह रहे हो, अगर दिस लिविंग फार फ्रॉम द हेल्थ फैसिलिटी, तो इनमें आप उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट प्लान देखते हैं। ऑप्टेन करेंगे इनका हेमाटोक्रिट, रेफरेंस हेमाटोक्रिट बिफोर स्टार्टिंग फ्लूइड थेरेपी। इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। ओनली आइसोटोनिक फ्लूइड्स सॉल्यूशंस आर गिविंग, नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगल लैक्टेट। तो 5 to 7 ml पर kg पर आवर के तरह हिसाब से चालू करेंगे फॉर 1 to 2 आवर्स, फिर रिड्यूस करेंगे 3 to 5 ml पर kg फॉर 2 to 4 आवर्स, और बाद में 2 to 3 ml पर kg फॉर आवर। तो इतना होने के बाद रीअसेस करेंगे क्लिनिकल स्टेटस को और रिपीट करेंगे हेमाटोक्रिट को। अगर हेमाटोक्रिट सेम रहा तो कंटिन्यू करेंगे सेम रेट में 2 to 3 ml पर kg पर आवर फॉर अनदर 2 to 4 आवर्स। लेकिन अगर वाइटल साइंस वर्सन हो रहे, हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है, तो इंक्रीज करेंगे रेट को टू 5 to 10 ml पर kg पर आवर फॉर 1 to 2 आवर्स। फिर बाद में फिर से रीअसेस करेंगे। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रुप सी पेशेंट, जो इनका क्राइटेरिया देखते हैं। इनमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो इनको अर्जेंट रिफरल करेंगे। दिस पेशेंट है सीवियर डेंगू, तो इसमें होता है प्लाज्मा लीकेज दैट लीड्स टू डेंगू शॉक, हेमरेजेस होते हैं, ऑर्गन इंपेयरमेंट होते हैं। तो ट्रीटमेंट प्लान देखेंगे, एडमिट किया जाता है तो हॉस्पिटल, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। सो रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लाज्मा लॉसेस शुड बी इमीडिएट एंड रैपिड विद आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस। तो ट्रीटमेंट में देखेंगे आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन दिया जाता है एट द 5 to 10 ml पर kg पर आवर फॉर 1 आवर, और फिर रीअसेस करेंगे। अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो इन्फ्यूजन रेट को इंक्रीज किया जा सकता है या फिर वासोप्रेसर्स आइनोट्रॉप्स ऐड किए जा सकते हैं। हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए अपन अवॉइड करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, NSAIDs को अवॉइड किया जाता है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर 10,000 से कम हो गई तो पैक रेड सेल ट्रांसफ्यूजन किया जाता है अगर हीमोग्लोबिन 8 से कम आया तो।